Hello students, today we are going to start a new poem from your book Hornbill, and your poem is The Voice of the Rain. This poem was written by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet. He was born in 1819. Basically, this poem tells us about the conversation between the poet and the rain. अब पोइट एक नेचर पोइट हैं तो वो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। उन्होंने यहाँ पे रेन का पर्सोनिफिकेशन किया है, यानी कि रेन जो है वो अपने भाव इंसानों की तरह ही रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं पोएम को। एंड हु आर्ट दाओ, देखिए मैंने आपको बताया ही था कुछ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज हुए हैं। एंड हु आर्ट, आर्ट मीन्स आर और दाउ मीन्स यू। हु आर यू, ये पोइट पूछ रहे हैं बारिश से, रेन से। हु आर यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार्स, मैंने पूछा बारिश की गिरती हुई सॉफ्ट बूंदों से। सॉफ्ट शार्स, यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है स्टूडेंट्स। पोइटिक डिवाइस जो है वो इमेजरी, यानी दो आपको पोइटिक डिवाइस मिल गई हैं। एक तो पर्सोनिफिकेशन, यानी यहाँ पे रेन जो है वो इंसानों की तरह रिएक्ट कर रही है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। और दूसरा स्टूडेंट्स इमेजरी, यानी वहाँ पे जैसे आपको बोला सॉफ्ट फॉलिंग शार्स, तो वो दृश्य आपके सामने आ जाता है, तो यहाँ पे इमेजरी भी है। तो दो पोइटिक डिवाइस हुई, एक पर्सोनिफिकेशन, एक इमेजरी। ओके, तो पोइट पूछता है सॉफ्ट फॉलिंग शार्स से आप कौन हैं। विच स्ट्रेंस टू टेल गेव मी एन आंसर, बड़ा अजीब लग रहा बताते हुए कि मुझे जवाब मिला। अब आपने रेन से पूछा, ये तो बात जचती है, लेकिन जब आपको रेन जवाब दे तो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि रेन थोड़ी ना जवाब दे सकते। लेकिन ये तो पोइट के भाव हैं, हिज फीलिंग्स आर शोन हियर एज हियर ट्रांसलेटेड। अब रेन ने क्या बोला पोइट को, वो यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। अब रेन ने क्या बोला वो देखिए, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से एक पोइटिक डिवाइस यूज हुई है, जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, बिना लाइक और एज लगाए अपने आप को जो है पोएम के साथ कंपेयर किया है, यानी यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी मैं अर्थ की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी जो आवाज़ आई है यहाँ पे रेन की, उसने कहा आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं कविता हूँ इस अर्थ की। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का मतलब जिसका कभी अंत नहीं आता, एवर लास्टिंग। आई राइज, अब रेन बताती है अपना ओरिजिन, वो कहाँ से आई है। इटर्नल, इसका कभी अंत नहीं आता। आई राइज, मैं पैदा होती हूँ। इम्पैल्पेबल विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड ईजली, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। यू कैन नॉट फील दैट। आउट ऑफ द लैंड, अब वो बताती है मैं लगा, इस चीज़ का कभी अंत नहीं आता, इस बात पे भरोसा करना मुश्किल है। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, वो कहाँ से निकलती है, लैंड से। एंड द बॉटमलेस सी, अब बॉटमलेस सी का मतलब एक ऐसा समुद्र जिसका बॉटम ही नहीं है। अब आप यहाँ पे भी एक पोइटिक डिवाइस देख सकते हैं। वो कौन सी पोइटिक डिवाइस है स्टूडेंट्स, बॉटमलेस सी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सी का बॉटम नहीं है, बॉटम तो है, लेकिन ये मानते हैं हम वो गहरा है, लेकिन बॉटमलेस नहीं है। एग्जेजरेशन हुआ यहाँ पे, यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। और जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरबली। हाइपरबली स्टूडेंट्स, हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार आपने सुना ही होगा, इंग्लिश में हाइपरबली। तो बॉटमलेस सी, अब वो कहाँ से राइज होती है, अर्थ से। बॉटमलेस सी से, कहाँ से,
देखिए रेन का ओरिजिन क्या है, वहाँ पे पानी जहाँ पे भी होगा, इवन वो लीव्स में हो, अर्थ में हो, और चाहे वो समंदर में हो, तो वो जो है इवेपरेट होता है, वो लगातार इवेपरेट होता रहता है। हम उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोसेस ऑन है, वो चलता रहता है। अपवर्ड टू हेवन, अब वहाँ पे वो हेवन की तरफ जाती है। हेवन मतलब आकाश की तरफ। इवेपोरेशन होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, कंडेंसेशन होगा। अपवर्ड टू हेवन, वेंस, वेंस मतलब वेयर, वेयर, वेगली फॉर्म्ड। वेगली का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है नॉट क्लियरली, कोई चीज़ जो स्पष्ट नज़र नहीं आती, अब धीरे धीरे वहाँ पे वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। ऑल टुगेदर चेंज, अब ये बिल्कुल बदल जाती हैं। यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, वहाँ जाके वो क्लाउड्स और उसके बाद छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। एंड येट द सेम, लेकिन है वो बिल्कुल सेम, है तो पानी ही, नीचे से पानी के रूप में या इवेपोरेशन होके गया, ऊपर कंडेंसेशन हुआ क्लाउड्स में, लेकिन है तो वो सेम ही। तो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से जो रेन है उसकी फॉर्मिंग होती है, वो कैसे फॉर्म होती है। कुछ पोइटिक डिवाइस भी आपको दिखाई गई हैं यहाँ पे। बॉटमलेस सी, ये आपका हाइपरबली हुआ, ठीक है, और आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, ये आपका मेटाफर हुआ। तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आपका थर्ड स्टेंजा है यहाँ पे। आगे रेन क्या बोलती है, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स। अब ड्राउट्स होता है सूखा पड़ना। आई डिसेंड, अब ऊपर जैसे ही बूंदें बन जाती हैं, क्लाउड्स में शेप बन जाती हैं, तो आई डिसेंड, मैं नीचे गिरती हूँ। टू लेव, लेव का मतलब होता है प्यास बुझाना किसी चीज़ की, क्वेंच, भिगो देना उसको। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स, ड्राउट्स का मतलब सूखा जो पड़ गया है ज़मीन पे, उसको ख़त्म कर देना। एटमीज, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं अर्थ के, एटम्स की बात हुई है। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, जो अगर बारिश नहीं होती तो आपको पता ही है कि डस्ट की लेयर्स हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, हर तरफ आपको जो है सूखा ही नज़र आएगा। लेकिन जैसे बारिश होती है वो सारी चीज़ें जो हैं ज़मीन में जम जाती हैं, वहाँ पे सफाई, क्लैरिटी आ जाती है। तो यहाँ पे दिखा आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स, सूखा ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर उनको भिगो देती है। ये एटम्स को नीचे, छोटे छोटे एटम्स जो बन जाते हैं उनको फोमिंग बना देती है, उनको जो है उड़ने से जो डस्ट लेयर बनती हैं उनको ये ख़त्म कर देती है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। अब ये बता रही किस तरह से अर्थ के नीचे, अर्थ के नीचे बिना बारिश के सिर्फ सीड्स होते हैं। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है बिना नोटिस किए, बिना जान के। लेटेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिनके ऊपर जो हो नीचे हैं, मतलब सोए हुए विचार, नॉट अलाइव, लेटेंट। अनबोर्न, जो पैदा नहीं हुए हैं। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, हमेशा दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ओरिजिन को ही लाइफ देती रहती हूँ। मतलब आप देखिए स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन होता है, ऊपर जाके क्लाउड्स की फॉर्मिंग होती है, नीचे आके फिर आप देखते हैं कि जैसे बारिश होती है उसके बाद ये प्रोसेस ऑन ही रहता है, ये वाटर साइकिल है। तो अपने ओरिजिन को ही जो है लगातार जो है आई गिव बैक लाइफ, वो अपने ओरिजिन को ही लाइफ देती रहती है, उसका प्रोसेस चलता ही रहता है। बारिश होगी तो फिर से इवेपोरेशन होगा और फिर से बारिश होगी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है और अर्थ इससे बेनिफिट होती रहती है। वहाँ पे जो सीड्स हैं, जो लेटेंट हैं, अनबोर्न हैं, और जो डस्ट लेयर्स बन गई हैं, अब वो बारिश के आने के बाद छोटे छोटे एटम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और सब साफ सुंदर हो जाता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और हर चीज़ को प्योर और सुंदर बना देती है। ये तो बिल्कुल ही आसान है। ये लास्ट की 2 लाइन्स हैं यहाँ पे आप देख रही हैं। जो रेन का कॉन्वर्सेशन था वो ख़त्म होता है। पोइट अब अपनी तरफ से ये 2 लाइनें बोल रहा है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ट और अनरैक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब यहाँ पे देख दिए फॉर सॉन्ग, जैसे एक सॉन्ग की तरह है स्टूडेंट्स। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस
यानी बारिश को किस तरह से बताया गया है कि वो एक सॉन्ग की भांति है, वो अपने बर्थ प्लेस से, जहाँ से वो ओरिजिन होती है, वहाँ से निकलने के बाद, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब होता है अपना काम पूरा करने के बाद, वॉन्डरिंग इधर उधर घूम के, रैक्ट का मतलब नोटिस्ड, नोटिस करना, और अनरैक्ट मतलब बिना नोटिस किए। ड्यूली, ड्यूली का मतलब होता है स्टूडेंट्स इन अ करेक्ट वे और एट ए करेक्ट टाइम विद लव रिटर्न्स। अब जैसे एक सॉन्ग है, बारिश भी उसी की भांति है, वो अपने ओरिजिन के बाद इधर उधर घूम के, चाहे कोई नोटिस करे या ना करे, वो अपना काम कर देती है। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल पोएम है, आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। फिर भी इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, आई विल टेल यू अगेन। थैंक यू।